तो सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि हम लोग ज्योमेट्री का एक पोर्शन क्वाड्रिलेटरल, और इस पोर्शन को आप ये भी कह सकते हो कि ये मेंसुरेशन का भी पोर्शन है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पैरेललोग्राम तक चीजें पढ़ा दी थी, है ना। और फिर उसके बाद पैरेललोग्राम के बाद आज जो मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं रेक्टेंगल। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट से हेडिंग डालिएगा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, इसको हिंदी में हम लोग आयत के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल जिसको हिंदी में बच्चों आयत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो भाई, एक चीज याद रखना, जो सबसे मेन जो चीज थी ना बच्चों, वो आपकी रेक्टेंगल थी, सॉरी पैरेललोग्राम थी। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद है तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रेक्टेंगल पे भी काम करेंगे, रोहम्बस पे भी काम करेगी, स्क्वायर पे भी काम करेगी। ठीक, ट्रेपीजियम एकदम अलग हो जाता है। तो आप लोग को उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है अपने दिमाग में एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ जो बदलाव है बस वही है, नहीं तो सारी प्रॉपर्टी वही की वही है। तो अब देखो कि भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई रेक्टेंगल होता क्या है। तो बच्चों एक चीज याद रखना कि रेक्टेंगल में भी जैसे कि आमने सामने वाली जो भुजा है एक दूसरे के समान होती हैं, है ना, एक दूसरे के समान होती हैं और एक दूसरे के समांतर भी होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में भी होती हैं। तो भाई दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर बस इतना हो जाता है कि रेक्टेंगल में आसन भुजाओं के बीच में, यानी कि एडजेसेंट साइड्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनना शुरू हो जाता है। बस यही एक अंतर है। लेकिन इतने अंतर की वजह से, मेरी बात ध्यान से सुनना, बस इतने अंतर की वजह से क्या होता है कि इसके जो डायगोनल है आपस में, इसके जो डायगोनल है वो बच्चों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसके डायगोनल क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम यही लिखेंगे कि जो आपका, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, तो हम लिखेंगे कि भाई ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा और ए बी जो है साथ में सी डी के पैरेलल भी होगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए O है, तो यहां पर बच्चों जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि पैरेललोग्राम में जब डायगोनल एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्ट करने के साथ साथ बाइसेक्ट भी करते हैं, तो रेक्टेंगल में भी वही चीज है भाई। रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, बस अंतर क्या आ गया कि इन दोनों भुजाओं के बीच में एंगल कितने का बन गया बच्चे? 90 डिग्री का बन जाता है। कितने का? 90 डिग्री का। ठीक है, अच्छा, कई बच्चों को यह भी मतलब एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या यहां पे 90 डिग्री बनेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा किस में होता है? रोहम्बस में होता है और स्क्वायर में होता है, और स्क्वायर भी रोहम्बस ही है। ठीक है ना। चलो अब मेरी बात सुनो, यहां पर जो इसके डायगोनल है AC और BD, ये भी आपस में बराबर होते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए यहां वाला ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि AB और CD अगर आपस में बताओ बच्चों कि समांतर रेखाएं होंगी तो ये दोनों कोण जो है बराबर होंगे। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी प्रकार से अगर ये वाला एंगल अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? अल्फा होगा। ठीक है, कई बच्चों को ये भी मतलब गलतफहमी होती है कि ये थीटा और अल्फा दोनों बराबर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे जो डायगोनल है इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां पर ये बात भी लिख देता हूं कि थीटा जो है वो नॉट इक्वल टू अल्फा भी होता है। और मैंने आप लोगों को पैरेललोग्राम में ये भी बात बता रखी है कि कभी भी जब डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं तो बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट करने के साथ साथ बच्चों मेरे को एक चीज बताओ, ये बराबर बराबर एरिया में बंटवारा भी तो करेंगे, तो इन सभी का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। और वैसे भी देखो, आप ये चीज देख भी सकते हो, चाहे प्रूफ भी कर सकते हो। भाई मेरे ये बताओ, ये थीटा है ना, और हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक लंबाई और यहां से लेकर यहां तक लंबाई,
भाई ये भी तो बराबर हो, भाई जब डायगोनल बराबर हो गया तो ये वाला और ये वाला पोर्शन भी तो बराबर होगा ना। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। और बताओ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बताओ बराबर होंगे। तो जाहिर सी बात है कि देखो भुजा भी सेम, एंगल भी सेम, और जब बताओ कि भुजा से लेकर एंगल से लेकर सब कुछ जब सेम होगा किसी दो त्रिभुज का, तो ऐसे त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हिंदी में सर्वांगसम त्रिभुज कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। चलो एक चीज और, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका एरिया क्या होता है ना। बच्चों ये बताओ कि जो एरिया का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, है ना, किसका? पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था बेस इंटू हाइट। तो ये बताइए कि इसके लिए बेस जो होगा वो कौन होगा? ए, और हाइट कौन होगा? भाई जब 90 डिग्री पे बना है तो यही जो है ये हाइट का भी काम करेगा। तो भाई बेस इंटू हाइट तो मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेस इंटू हाइट मतलब ए इंटू बी, और लेंथ इंटू ब्रेथ वैसे भी हम लोग पढ़ते भी हैं, है ना। अच्छा एक चीज और, आप लोगों ने ये बताओ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा भी पढ़ा था, और साइन थीटा जो था वो ए बी साइन थीटा जो था वो थीटा इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल हुआ करता था। तो ये बताइए यहां पे इन दोनों भुजाओं के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है, तो ए बी साइन 90 डिग्री बोलोगे, और ए बी साइन 90 डिग्री बोलोगे तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। अरे बोलो कमेंट करके जल्दी फटाफट, 1 होता है और 1 होता है। तो बताइए फिर से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा? यही आएगा, ए इंटू बी। ठीक, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इसके डायगोनल और साइड में क्या रिलेशन होता है। बच्चों ये बताओ कि मैंने आप लोगों को किसी भी पैरेललोग्राम के लिए मैंने ये रिलेशन बताया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 टाइम्स इज इक्वल टू डायगोनल 1 स्क्वायर डायगोनल 2 स्क्वायर। क्योंकि यहां पर डायगोनल 1 और डायगोनल 2 बराबर होगा, है ना। क्योंकि यहां पर देखो डायगोनल 1 डायगोनल 2 बराबर होगा, तो इसलिए हम d1 और d2 की जगह पर 2 टाइम्स ऑफ d1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 2 टाइम्स ऑफ d1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए 2 से 2 कैंसिल, तो देखो हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है? डायगोनल इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट। बोलो, यानी कि जो रिलेशन मैंने आप लोगों को पैरेललोग्राम में लिखवाया था उसी रिलेशन से हम लोग ये चीज किए कि नहीं किए। और वैसे भी ये बताओ कि अगर इस चीज को इससे नहीं कर सकते हो तो भैया मेरे इससे भी तो कर सकते थे कि भाई यहां पर हम लोग क्या करें कि इस वाले ट्रायंगल को उठा लें, चाहे कोई सा भी एक ट्रायंगल उठा लो। मैंने कहा एबीसी ट्रायंगल को उठाओ, और एबीसी ट्रायंगल में ये बताइए कि यहां अगर 90 डिग्री बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप इस प्रूफ को कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? बोलो हाँ या ना। ठीक है, बिल्कुल कर सकते थे बिना किसी संकोच के। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी किसके बारे में? रेक्टेंगल के बारे में। तो अभी चिंता मत करो, है ना, कि रेक्टेंगल खत्म हो गया, अभी रेक्टेंगल खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ बाकी देखो कुछ चीजें ये भी हैं कि जैसे आप लोग कोई भी, मैंने आपको खैर पैरेललोग्राम में भी बताया था कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर आप रेक्टेंगल बनाते हो एबीसीडी, ठीक है, एक पॉइंट आपने ये ले लिया ई, ठीक, और यहां से मैंने एक ट्रायंगल बनाना शुरू कर दिया। तो बच्चों ये बताओ कि जब ये ट्रायंगल बनाओगे तो ये वाले इतने से ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए? बोलो, तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया अगर आप लोगों को निकालना हो तो भाई ये ट्रायंगल का एरिया कितना होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है इसका जो एरिया होगा इस पूरे रेक्टेंगल का आधा होगा। क्यों होगा भाई? जाहिर सी बात है, ये बताइए कि अगर ये बेस हमारा ए है ना, और हाइट का जो काम करेगा यहां पर, इसका हाइट का जो काम करेगा वो वही होगा जो इसकी लंबाई होगी, है ना। और इसकी लंबाई हमने बी लिया था, तो बताइए इसका एरिया हाफ ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पूरे रेक्टेंगल का एरिया ए बी होता है, और इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है? हाफ ए बी आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये बिंदु कहीं भी हो, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पे ही हो, ये बिंदु कहीं भी हो, इसमें बने हुए ट्रायंगल का, जिसमें बेस आपका रेक्टेंगल की एक भुजा हो, ठीक है, और जो बिंदु है वो दूसरी भुजा पे टच हो, तो ऐसे सभी ट्रायंगल का जो एरिया होगा इस पूरे रेक्टेंगल का आधा ही होगा। बताओ
क्या ये बात मेरी समझ पाए? बोलो हाँ या ना। ठीक है, और इसी चीज पे आधारित जो है पेपर बनाने वाला जो है सवाल बना के दे देता है। ठीक है, इसमें अभी एक चीज और भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलो इसको मैं लिख भी देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नोट कर लो। इसमें एक चीज और भी है, वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। ठीक है, क्या है भाई कॉन्सेप्ट, जानो। नोट करके चाहे जो भी करके डाल के लिखना होगा लिख लेना। ठीक है, कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, हालांकि ये मैंने पैरेललोग्राम में भी बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है ABCD, है ना, कोई भी एक पॉइंट P है यहाँ पर, है ना, ये पॉइंट P है मान लो। ठीक है, तो यहां से ये ऐसे जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है और ये ऐसे जुड़ा है। ठीक है, मतलब इसी तरह का फिगर होगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, अब ये P पॉइंट कहीं भी हो सकता है ये सेंटर पे भी हो सकता है एकदम सेंटर पे, हो सकता है एकदम इधर हो सकता है उधर हो सकता है इधर हो, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इससे एक चीज बताई थी कि यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, है ना, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। होता है कि नहीं होता, बताओ। क्या ये बात मैंने तुम्हें समझाई थी? बोलो, क्या ये बात मैंने तुम्हें क्वाड्रिलेटरल में लिखवाई थी? अरे बोलो हाँ या ना, लिखवाई थी ना, है ना। तो ये बात मैंने आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी लिखवाई थी, है ना। और ऐसा प्रूव भी कर सकते हो कि बताओ कि अगर APB का एरिया निकालोगे तो ये बताइए बेस ये होगा और हाइट यहां से यहां तक होगा, और DPC का एरिया निकालोगे मतलब इसका, तो बेस ये होगा और हाइट यहां से यहां तक होगा। तो ये बताइए कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, इसको कॉमन ले लो, और जैसे ही कॉमन लोगे तो पूरा का पूरा इसको कवर कर लेगा। इसी प्रकार से यहां पे कर लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो जितना एरिया इधर आता है उतना ही एरिया यहां भी आता है ना। तो आपको कैसे मतलब क्वेश्चन इस पे पूछेगा, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इसका एरिया दे दिया, इसका एरिया दे दिया, इसका एरिया दे दिया, बोलेगा कि बताओ इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो बताओ आसान होगा कि नहीं होगा आपके लिए। और वैसे भी मैंने आपको बोला था कि बताइए इन दोनों का जो एरिया होता है वो सीधा सीधा आधा हो, इन दोनों के एरिया का जो सम है वो सीधा सीधा वो आधा, मतलब आधा रेक्टेंगल कवर कर लेता है। ठीक है, करके दिखाऊं क्या प्रूफ? दिखाना पड़ेगा, बोलो, बोलोगे तो दिखा दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। चलो देख ही लो भाई, है ना, नहीं तो बोलोगे कि सर ऐसे ही चले गए बता के। ये देखो भाई A, ये हो गया B। ठीक है, मान लीजिए कि यहां से यहां तक मैंने हाइट ले ली H1 और यहां से लेकर हाइट मैंने ले ली H2। ठीक है, मान लीजिए APB का एरिया निकालना है, तो हाफ बेस है कितना A, हाइट कितना है H1 प्लस हाफ, यहां पर बेस बताओ भाई, ये A है तो ये भी A होगा। ठीक है, और हाइट यहां पर कितना होगा मेरे भाई, H2 होगा। ठीक, इज इक्वल टू, यहां पर देखो, अब जैसे मान लीजिए कि इस हाइट को मैंने क्या नाम दे दिया S3 और इस हाइट को मैंने क्या नाम दे दिया H4। बोलो हाँ या ना,
ठीक है। तो अब जरा बच्चों बताओ कि एपीडी का एरिया, तो एपीडी का एरिया तो बताइए हाफ, बेस है कितना बी, और ये कितना है H4 प्लस हाफ, बेस है, यहां भी बेस देखो बी होगा, और हाइट कितना होगा H3 होगा। ठीक है। अब बच्चे ये बताओ कि हाफ है, इसको ले लो कॉमन, जैसे ही कॉमन लोगे तो हाफ ए कॉमन हो गया, बचेगा H1 प्लस H2, और ये बताइए यहां से यहां तक H1 है और यहां से यहां तक H2 है, तो बताओ पूरा H1 H2 जो होगा वो किसके बराबर है, बी के बराबर। तो ये देखो हाफ ए भी आया कि नहीं आया, अरे बोलो हाँ है ना। तो मैं वही तो बात कह रहा था कि जो ये वाला आप लोगों का इतना एरिया और इतना एरिया होगा, इन दोनों का जो सम है वो रेक्टेंगल का आधा होता है, और इन दोनों का सम रेक्टेंगल का आधा होता है। तो यहां पे भी करके देखो, तो यहां पे भी वही कहानी हो जाएगी, हाफ बी इंटू ए। यहां पे भी देखो वही कहानी हो रही है भाई, यहां पे हाफ बी कॉमन लोगे तो H3 प्लस H4, और बताओ H3 और H4 जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो मैंने वही बोला था कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर होता है, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों एरिया का जो सम है वो रेक्टेंगल का आधा होता है। ठीक, नोट करो फटाफट इस कॉन्सेप्ट को। फटाफट नोट करो। चलो अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट और क्या होता है ये भी जान लो भाई, काम आएगा आपके। क्योंकि देखो इन्हीं चीजों पे आधारित सवाल पेपर में बनाए जाते हैं। ठीक है। अब ये थोड़ी ना कि आपसे बोलेगा कि भाई ये रेक्टेंगल का लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, तो एरिया क्या होगा, चाहे डायगोनल क्या होगा। ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट जानो। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं ये कहता हूं कि किसी भी रेक्टेंगल में जैसे ABCD साइड दिया हो, ठीक है, फिर से वही बात कि P बिंदु यहां पर आपका कहीं भी हो सकता है। ठीक है। ये P सेंटर पे हो, कहीं भी हो सकता है, कुल मिलाकर ये P बिंदु कहीं भी हो सकता है, रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी ले लो। ठीक है। तो बेटा कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है कि जो AP का स्क्वायर है और प्लस PC का जो स्क्वायर है वो हमेशा इज इक्वल टू BP का स्क्वायर और प्लस PD के स्क्वायर के बराबर होता है ना। अब ये कैसे होता है इस बात की भी हम पुष्टि कर देते हैं आप लोगों के सामने कि ये होता कैसे है, ये भी जान लो भाई, जरूरी भी है, लेकिन इसको याद रखना आपको। ठीक है। क्या AP का स्क्वायर PC का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। इस बात की पुष्टि देखो मैं कैसे करूंगा। अगर मान लो कि यहां से लेकर यहां तक मैंने एक लाइन बना दी जो कि 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ठीक है। मैंने इसको X नाम दे दिया, यहां से लेकर मैंने यहां तक इसको Y दे दिया, और ये मेरा हो गया Z।
ठीक है। इसी प्रकार से इस लाइन को मैंने यहां आगे बढ़ा दिया, है ना। तो भाई जितना ही x है जरूरी तो नहीं है कि उतना ही होना चाहिए, तो इसको मैंने कुछ और नाम दे दिया। मान लीजिए y(x,y,z) तो दे ही दिया हूं, है ना। मान लो इसको क्या नाम दिया जाए, चलो इसको w नाम दे देते हैं। तो ये बताइए, इतना तो बात समझ में आ रहा है कि सीधा जा रहा है, तो अगर ये y है तो जाहिर सी बात है ये भी y होगा, है ना। और ये z है तो ये भी कितना होगा, z ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ कि अगर AP का स्क्वायर निकालो, AP का स्क्वायर, तो AP का स्क्वायर ये दिख रहा है क्या आप लोग को, ये वाला ट्रायंगल दिखा। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो AP जो है हाइपोटेन्यूज होगा, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। और PC का स्क्वायर जो होगा, PC कहां का, ये रहा, तो PC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, W स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर के, ठीक, इक्वल टू। अब BP की बारी है, BP का स्क्वायर होगा वो x स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर के बराबर होगा, प्लस, और PD का स्क्वायर देखो, PD का स्क्वायर जो होगा वो W स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। जरा देखो तो क्या ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, x x y y w w z z। ये मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया आप लोगों को। क्या ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक, सभी लोग फटाफट नोट करो। तो बस ये इतने कॉन्सेप्ट थे, है ना, और इन्हीं पे अब आधारित जो है सवाल होते हैं, और उनको अब हम लोग करना शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, आप लोगों का जो रेक्टेंगल है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। फटाफट इसको नोट करिए, ठीक है। रेक्टेंगल के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रोम्बस, रोम्बस के बाद स्क्वायर, स्क्वायर पे सवाल थोड़े से ज्यादा होंगे, और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा ट्रेपीजियम, ठीक। और फिर जाके आप लोगों का जो क्वाड्रिलेटरल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसका सबसे पहला सवाल देखो भाई, इसका सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल, देखो भाई, दिए गए चित्र में EADF, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जान लीजिए, ठीक है। तो EADF एक आयत है, EADF, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलो थोड़ा सा बना लिया जाए इसको, ठीक है। EAD, ठीक। फिर BC इधर ऐसे है, यहां पे B है, कुछ इधर दिया है, ये ऐसे दिया है, और ये ऐसे दिया है, ठीक है। कुछ ऐसा ही है बच्चों ना। फिर ये 6 है, ये 2 है, यहां पे ये 6 दिया है, ये 2 दिया है, ये 16 दिया है भाई, ये आपका 16 हो गया, ठीक। और फिर उसके बाद ये आप लोगों को 22 दिया है, ठीक है भाई। बस सवाल ने बोला है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष आयत की भुजाओं पर स्थित है, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते हैं। ABC इज अ ट्रायंगल whose vertices lie on the sides EADF, ओके। AE का मान 22, वो तो चलो ठीक है, B 6, CF 16 एंड BF 2, ठीक है, वो भी सही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड BC, AB एंड BC, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है। इसने बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड BC, मतलब कि AB और
बीसी, इनके जो मिड पॉइंट होंगे, तो ए बी का मिड पॉइंट कहीं यहां पर होगा और बीसी का मिड पॉइंट कहीं यहां पर होगा। तो अगर ये मिड पॉइंट की बात कर रहा है, मैंने कहा मान लीजिए यहां पर होगा, तो ये बताओ ये एक लाइन ऐसे बनेगी हमारी, है ना। तो सवाल यही कह रहा है कि बताओ ये जो लाइन होगा, इस लाइन की लंबाई कितनी होगी। बच्चों हमें ये निकालना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखो, अगर इसने ये बोला है ये मिड पॉइंट पे है, ये मिड पॉइंट पे है, तो बच्चों ये बताओ कि ये वाला जो ट्रेंगल आप लोगों को दिख रहा है ना, तो ये वाली भुजा निकालना है और ये मिड पॉइंट पे है, इस ट्रेंगल के मतलब इस लाइन के मिड पॉइंट पे है। तो आप मेरे को बताइए कि मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं, और मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि ये जो होगा इस वाली भुजा का जस्ट आधा होगा। भाई आप लोगों ने पढ़ा था ना, मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे थोड़ा सीधा डायग्राम बनाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए एबीसी आपका ये हुआ करता था, है ना। अब बताओ कि अगर मिड पॉइंट से अगर ये लाइन बना रहे हो, है ना भाई, मिड पॉइंट से अगर ये लाइन बना रहे हो, सही बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, कि अगर ये लाइन जो है वो जस्ट ए बी और ए सी के मिड पॉइंट पे बनी हुई है, तो अगर मिड पॉइंट पे अगर इसने बोल दिया तो ये जो होता है ये बीसी का आधा होता है। बताओ, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है। तो इसका मतलब इस लाइन को निकालने के लिए हमें ये वाली लाइन को निकालना पड़ेगा, मतलब एसी को निकालना पड़ेगा। अब एसी में देखो हम लोग थोड़ा सा दाव पेच लगाते हैं, कैसे। 6 और 2 कितना होता है 8, अगर ये पूरा 8 है तो भाई ये भी कितना होना चाहिए 8 ही होना चाहिए। बोलो हाँ है ना, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक आपका कितना दिया 22 दिया है, और यहां से यहां तक 16 दिया है, तो जाहिर सी बात है ये कितना होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए। अगर बच्चों ये 8 है, ये 6 है और ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ तो 90 डिग्री तय है। और ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 होना चाहिए। और अगर ये 10 है तो बताइए इसका जस्ट आधा ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ये इसका सही जवाब। मतलब कुछ भी नहीं करना था भाई इसके अंदर तो, है ना। बोलो क्या आपके समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना हाँ ना में जवाब दो। और फिर हम लोग करते हैं ये सवाल। ये भी सवाल आपके पेपर में हूबहू आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, कह रहा है ABCD एक आयत है, ठीक है भाई। आयत है तो अच्छी बात है। ABCD, ठीक। P भुजा, ये लो भाई, P भुजा AB पर एक बिंदु है जैसा कि दी गई आकृति में दर्शाया गया है। यदि DP 13 है, DP DP 13, अच्छा DP 13 बोल रहा है, मतलब कि इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा हमें, मतलब इसने ये 13 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। CP 10, CP 10, ये 10 बोल दिया, ये भी सही है। और BP 6, BP 6, ये 6 बोल दिया, ठीक है। सवाल में बोला AP का मान बताओ, AP कहां गया भाई, AP ये रहा, ठीक है। अब बच्चों देखो हमें एक चीज ऐसी दिख रहा है, कितना आसान सवाल है ना। बच्चों ये बताओ, अगर एपी निकालना है तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, और ये निकालना है तो जाहिर सी बात है ये साइड पता होनी चाहिए, और ये साइड पता होने के लिए ये दोनों पता होना चाहिए। और पता है तो खुद सोचो कि अगर ये 10 है, ये 6 है, तो ये 8 होगा, और ये 8 होगा तो ये भी कितना होगा 8 होगा, और ये 8 है भाई, यहाँ तो 90 डिग्री होना है ना क्योंकि रेक्टेंगल है, और जब ये 8 होगा और ये 13 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, तो क्या होगा, ये अंडर रूट में 13 का स्क्वायर 169 माइनस 8 का स्क्वायर 64, है ना। तो आंसर हो जाएगा 9 में 4 गया 5, और 16 में 6 गया 10, तो अंडर रूट 105 है ऑप्शन में, है पहला ये ऑप्शन है। खत्म हो गया सवाल लो, है ना। तो देखो इस तरह के सवाल भी पेपर में आते हैं, और ये मेंस लेवल के भी, मेंस तक के में पेपर में आ चुके हैं, बताओ। चलो अब हम लोग इसको करेंगे।
कह रहा पी क्यू आर एस एक आयत है जहां पी क्यू 24, क्यू आर 16 और भुजा आर एस पर बिंदु टी है, तब ट्रायंगल पी टी क्यू का क्षेत्रफल बताओ। बताओ भाई, मैं नहीं बता रहा, तुम बताओगे। बोलो। मैं ही बता दूं? चलो देखो, ये तुम्हारा P है, यहां पे Q है, यहां पे R है और यहां पे S है, ठीक है। और ये बताइए जहां PQ 24 है, ये 24 है तुम्हें, और QR 16, ये 16 दे दिया, ठीक। भुजा आर एस पर बिंदु टी है, भुजा आर एस पर बिंदु टी है, मतलब बिंदु टी मान लीजिए कहीं यहां पर है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, इसने बोला भी नहीं है। पीटी क्यू का क्षेत्रफल, पी टी क्यू, अरे भाई लो, कितना आसान सवाल हो गया। बताओ, इसका एरिया निकालना है तो मैंने बता रखा है ना कि इसका एरिया जो होगा इस पूरे रेक्टेंगल का आधा होगा। तो बच्चों क्या करो, हाफ 24 इंटू 16, 2 से 8 बार में 24 अट्ठे 192 होता है। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। 192 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब। चलो, ये सवाल मेरे को याद आ रहा है कि मैंने ज्योमेट्री में भी पहले करवाया था, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है ना, एक बार फिर से देख लिया जाए इसको भी कि इस सवाल के क्या भाव हैं भाई, क्या पूछना चाह रहा है ये, है ना। और बच्चों यहाँ पे जो एंगल, जो ई पे जो एंगल बना है ना, ये 90 डिग्री है। वो थोड़ा सा साइन ड्रॉ करने में वो मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। और वैसे भी देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि वो परपेंडिकुलर है। कह रहा है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ABCD आप लोगों को एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है। ABCD, ABCD, फिर उसके बाद यहां पर आपको एक F बिंदु ऐसे दे रखा है और ये बच्चों परपेंडिकुलर है, यहां पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बनेगा और ये बिंदु आप लोगों का हो गया E। चलो भाई, खत्म बात। फिर सवाल बोल रहा है कि F इज अ पॉइंट ऑन AB एंड C इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू DF इफ C इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। C इज 60, ये आप लोगों को 60 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, ठीक है। एंड DF इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। DF इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, मतलब ये आप लोग को 40 सेंटीमीटर ये पूरा दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। ABCD रेक्टेंगल का एरिया बताओ क्या होगा। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो तुम यहां से एक लाइन ऐसे लेके जाओ और यहां पे जोड़ दो। इससे होगा क्या, क्यों मैंने जोड़ा ये जानो। मैंने इसलिए जोड़ा, ये बताइए कि ये एक प्रकार का देखो क्या बन गया, ट्रायंगल बना। अरे बोलो हाँ या ना। और ये जो ट्रायंगल आपको बना हुआ नजर आ रहा है DFC जो है, ये आपके, ये जो ट्रायंगल आपका नजर आ रहा है ये आपके रेक्टेंगल का आधा होगा कि नहीं होगा। तो बेटा सीधा सीधा क्या करोगे कि आप सबसे पहले DFC का एरिया निकालोगे। तो एरिया ट्रायंगल DFC, एरिया ट्रायंगल DFC इज इक्वल टू हाफ। भाई हाफ तो बेस का काम 40 करेगा और हाइट भाई जब 90 डिग्री पे तो हाइट का काम 60 करेगा। 2 से बताओ कितने बार में, 20 बार में, तो बताइए 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब ये जो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है ये DFC का, और मैंने आपको बताया था कि भाई जब DFC इस तरीके से बन रहा है तो ये रेक्टेंगल का आधा होगा। तो इसका मतलब बताओ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ कितना होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 1200 का 2 गुना यानी कि 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर सी ऑप्शन में दिया भी है। अरे भाई बहुत आसान सवाल है ये तो, मतलब हद ही आसान सवाल है, यूं समझ लीजिए, ठीक है। एक होता है आसान, एक होता है हद आसान।
पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल दिया है जिसमें कि पी क्यू और क्यू आर का रेशियो 3 और 1 दिया है, ठीक है, और पी आर 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा। बहुत आसान सवाल है भाई, ठीक है। पी क्यू आर एस, ठीक। अब बोला है कि पी क्यू और क्यू आर का रेशियो 3:1 है। पी क्यू मतलब अगर ये 3x होगा तो ये x होगा, ठीक। पी आर 10 सेंटीमीटर है। पी आर मतलब ये चीज, ये आप लोगों को 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बेटा क्या करोगे, पाइथागोरस लगा के इनका वैल्यू निकालो। कैसे भाई, ये 3x है तो यानी कि इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर और इसका स्क्वायर x स्क्वायर और इसका स्क्वायर 100 है ना। तो बच्चों ये बताओ कि 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 0 0 कैंसिल, तो x का जो वैल्यू आएगा बताओ √10 होगा। और अगर x का वैल्यू √10 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3√10 हो गया और ये हमारा √10 हो गया। सवाल हमसे पूछा कि बताओ कितना एरिया होना चाहिए, तो बताओ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 3√10 इंटू √10, तो कितना हो जाएगा, ये √10 10 10 इंटू 3 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। लो भाई, मैंने बोला नहीं था इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब हम लोग ये करेंगे, है ना। क्या आप इसको कोशिश करोगे करने का, बोलो, ये भी मैं ही करवा दूं। कह रहे दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है जहां DP 8 दिया हुआ है और PB 2 दिया हुआ है, ठीक है, और PC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, DB के, ठीक है भाई। तो AP की लंबाई बताओ कितनी होनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है, बताओ यार। चलो मैं बता देता हूं, मुझे पता है कि तुम कहां फंसोगे, है ना। अभी तुम्हें एक चीज याद आएगी, ज्योमेट्री अगर अच्छे से पढ़ लिए होते, है ना, तो तुम इस सवाल में नहीं फंसते। लेकिन मुझे पता है कि ज्योमेट्री पढ़ा तो होगा लेकिन क्लासेस छोड़े भी होगे, ये भी मैं जानता हूं, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं। एक बात मैं बड़े प्यार से मैं तुम्हें बोलता हूं कि बेटा पूरा सिलेबस पढ़ लो ना अच्छे से, एक बार अच्छे से, क्यों अपना मन भटकाते हो इधर उधर। आत्मा मरने से पहले अपनी आत्माएं मत भटकाओ ना, ना। ये तुम्हारा सीधा डायगोनल है ये, ठीक है, और यहां पे ये 90 डिग्री दिया है, ठीक, और ये कुछ ऐसे है और ये P बिंदु है, ठीक है। ये तुम्हें 8 दिया है और ये तुम्हें 2 दिया है, ठीक। अब कई बच्चे ये भी कह रहे होंगे अरे सर ये तो बहुत आसान है, हा 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 हा। क्यों, अरे सर अभी अभी तो बताया था ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अरे भाई तो ये दोनों तो दे दिया, तो AP निकालना है तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना, नहीं पता, लेकिन यही तो दुख की बात है। तो बेटा देखो क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मुझे पता है कि तुम्हें पता तो होगा नहीं, ये वाला जरा ट्रायंगल देखो BCD, इसको ना मैं ऐसे बनाता हूं सीधा, तुम्हें ज्यादा चीजें समझ में आएगी, है ना। तो यहां पर जहां पे 90 बन रहा है वो तो C हो गया, और एक जगह ये B हो गया और एक जगह ये D हो गया, ठीक है। और C से यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर गिर रहा है, C से यहां परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो यहां पर मैंने ऐसे परपेंडिकुलर। क्लियर है बात, ठीक है। मैं तुम्हें क्या याद दिलाना चाहता हूं अभी देखते रहना। तो ये बताओ PD, यहाँ पे P है, PD का वैल्यू कितना है, तो PD का वैल्यू दिया है 8 और BP का वैल्यू कितना है 2, है ना।
तो ये 8 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 2 है, दिख रहा है। अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो मैंने ये बताया था कि जब भी यहां 90 डिग्री बने और यहां 90 डिग्री बने, तो मैंने बोला था कि भाई ये जो पीसी स्क्वायर होगा, ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये पीबी मल्टीप्लाई पीडी के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब ये निकलता है कि भाई पीबी का वैल्यू, अगर पीबी का वैल्यू 2 दिया है और पीडी का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, तो जरा ये बताइए कि पीसी का वैल्यू 4 होना तय है कि नहीं है। तो मतलब कि ये जो है वो आपका 4 हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट याद आया? पहले बताओ ये चीज याद आई कि नहीं आई? अब याद आ गई होगी। और अब बच्चों बताओ कि अगर हमें ये पता चल गया तो जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया था कॉन्सेप्ट में, क्या मैं उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूं? भाई मेरे पास जगह नहीं है, मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, मेरे को क्वेश्चन हटाना पड़ेगा तभी जगह बन पाएगी। ठीक है, तो हम लोग यही ना लिखे थे कि जो हमारा एपी का स्क्वायर होता है प्लस और जो हमारा पीसी का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू ये पीडी के स्क्वायर और प्लस पीबी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर वहां तो पी यहां पे था और ये तो ये डायगोनल हो रहा है। तो मैंने तुमसे ये भी तो बोला था ना कि पी कहीं भी हो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एपी स्क्वायर तो निकालना ही है, खैर इसको छोड़ ही दो। पीसी स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर जो कि 16 होगा, पीडी स्क्वायर जो कि 8 है जो कि 64 हो जाएगा, और पीबी स्क्वायर जो कि 2 है यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों बताओ कि एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और 4 68, 68 माइनस का 16, तो 8 में 6 गया 2, 6 में गया 5, तो एपी स्क्वायर 52 आएगा, है ना। तो एपी का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, तो 4 को ले लोगे तो ये 2√13, ये इसका जवाब आएगा कि नहीं आएगा बताओ। 2√13, या तो √52 देगा या तो 2√13 देगा, यही ना आंसर हो सकता है। ठीक है, नोट कर लो। तो सारी कहानी इस क्वेश्चन में यहां फंसी थी, और ये कहानी फंसी थी जो ज्योमेट्री में मैंने आप लोग को पढ़ाया था। क्यों बताओ, कौन दिक्कत? ये जान लो, पेपर में तुम कुछ कर लो, आएगा वही जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, मेरे को पता है ना यार एग्जामिनर कहां तक जा सकता है। ठीक है, कह रहा हूं मान लो मेरी बात। चलो नोट हो गया होगा। चलो अभी ये सवाल देखो। ठीक है, बेशक हो सकता है कि आपको ये सवाल कठिन लग रहा हो, है ना। ठीक है, लगना भी चाहिए, है ना, क्योंकि दिखने में कठिन है भी। इसका मैं थोड़ा सा डायग्राम क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों के बीच। ठीक है, लेकिन विश्वास मानिए कठिन नहीं है बच्चों। ठीक है, ये सवाल कठिन नहीं है। PQRS ये रेक्टेंगल दिया है भाई, लिखा हुआ है, फिगर पे मत जाना, जो लिखा है उस पे जाओ। ठीक है, देखो इसका फिगर कैसे था, कैसे है ये जानो। इस तरीके से PQRS एक रेक्टेंगल बना रखा है, यहाँ पे P है, ये Q है, ये R है, और यहाँ पर S है। ठीक, उसके बाद U बिंदु एक यहां पर था, तो ये यहां पे ऐसे जुड़ा हुआ है। T बिंदु यहां पर है, ये U है, और ये T जो है ये यहां पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये आपका O है। तो बच्चों ये पूरा जो एरिया है ना, तो ये पूरा एरिया 18 है, ये पूरा एरिया ये वाला है,
ठीक। जबकि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल टीओयू ये वाला एरिया 4 है, ठीक है, और OSR 25, OSR ये वाला एरिया 25 है ना। कौन सा एरिया पूछा था? फाइंड द एरिया ऑफ UQRO मतलब ये एरिया बताओ कितना होना चाहिए, ठीक है, ये हमसे पूछा है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर। अबे भाई रुक जाओ, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जब ये पॉइंट ऐसे और ये लाइन इधर जा रही है और ये लाइन इधर जा रही हो, ये लाइनें तो चलो ठीक है ये जा रही है शीर्षों पर, लेकिन ये दोनों शीर्ष पे नहीं जा रही हैं, इसलिए वो फॉर्मूला मतलब यहां पे वैलिड नहीं होगा। बात समझे मेरी? तो अब बोलोगे कि सर यहाँ पे फिर वैलिड क्या होगा? तो बेटा यहाँ पे वैलिड क्या होगा, है ना, अब ये चीज बताने के लिए मेरे को क्वेश्चन हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं तुम्हें याद दिला दे रहा हूं पैरेललोग्राम की वही कॉन्सेप्ट, सॉरी पैरेललोग्राम जब पढ़ाया था एक कॉन्सेप्ट ट्रेपीजियम वाला, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट था फिर से देख लो भाई। मैंने बताया था कि अगर कोई भी ट्रेपीजियम अगर आप बनाते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, अगर ये एरिया x है और ये एरिया y है तो ये एरिया कितना होगा √xy और ये एरिया भी कितना होगा √xy। याद आया? ये ट्रेपीजियम का एक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, आप बिल्कुल इसके लिए चिंता मत करना। मैं इसका पूरा प्रूफ बताऊंगा कि कैसे ये आता है ना। ट्रेपीजियम में मैं इसका प्रूफ बताऊंगा कि ये चीज कैसे होती है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखो। और वैसे भी मैंने इसको पैरेललोग्राम में बनाया भी था, है ना। अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये हर जगह इस्तेमाल करना है। बेटा हर जगह नहीं, जहां पे भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारा पैरेललोग्राम में भी वैलिड है, रेक्टेंगल में भी वैलिड है, रोम्बस में भी वैलिड है, और क्या कहते हैं स्क्वायर में भी, और ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट है तो ट्रेपीजियम में तो होगा ही होगा, मतलब कि ये हर फिगर में वैलिड है। लेकिन कंडीशंस कुछ ऐसी होनी चाहिए तब कि भाई ट्रेपीजियम जैसा फिगर हो और आपस में डायगोनल कट करें, तब होगा, ये नहीं कि कहीं भी तुम लगा रहे हो, ठीक है। तो फिर मुद्दा ये उठता है कि इसमें कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो देखो इसमें कैसे इस्तेमाल किया जाए, सुनो भाई मेरी बात ध्यान से। हमें चाहिए ये वाला एरिया, देखते रहना बच्चों। अगर मैं यहां से इस 18 को भी हटाऊं, अगर यहां से मैं इस लाइन को ऐसे ले आके इधर जोड़ दूं, है ना, और इस लाइन को मैं यहां से लेकर ऐसे जोड़ दूं, कुछ दिख रहा है आपको? दिखा? ये देखो STUR, इसी के जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है नजर? तो ये बताइए, ये 4 है ये 25 है, तो ये 4 है ये 25 है, तो ये कितना होना चाहिए एरिया? √25 इंटू 4, तो √25 इंटू 4 तो ये एरिया होगा 10 और ये एरिया भी हो जाएगा कितना? 10 हो गया, ठीक है। और मैंने अभी लिखा था कि ये जो एरिया था पूरा कितना था? 18 था, और ये 10 है तो ये कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी देखो हमारा आंसर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि हमने जो एरिया निकालना है वो UQRO का, हमने अभी तक बस ये एरिया निकाला है, ये वाला अभी भी बचा हुआ है। अब मुद्दा उठता है कि गुरुजी ये वाला एरिया निकालेंगे कैसे, है ना। चलो भाई सही बात है भाई कि ये वाला एरिया निकलेगा कैसे, तो थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाते हैं और देखते हैं कि ये एरिया निकलेगा कैसे। बच्चों एक चीज सुनो, क्या तुम्हें STR ट्रायंगल दिख रहा है? STR दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया ना। तो STR का एरिया कितना होगा? 25 और 10 35 होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। तो अगर ये 35 होगा तो ये जो 35 है ये रेक्टेंगल, देखो STR जो ट्रायंगल होगा, STR जो ट्रायंगल होगा ये तुम्हारा रेक्टेंगल का आधा हुआ कि नहीं हुआ बताओ। और अगर ये 35 है और STR हमारा आधा हुआ तो यानी कि बचा वाला एरिया ये, और बचा वाला, अब देखो मैं ना इसको थोड़ा सा हटा देता हूं जैसे कि तुम्हें चीजें मतलब क्लियर हो। अब बताओ जैसे STR तो आधे रेक्टेंगल के आधे एरिया को कवर कर लिया, तो बच कौन कौन सा गया एरिया? ये इतना और ये वाला इतना। तो ये बताइए कि ये इतना और ये इतना, ये भी तो बचा हुआ आधा ये कवर करना चाहिए। तो बच्चों खुद सोचो कि अगर ये 35 होगा तो ये 8 है, ये 4 है, ये 10 है।
तो इसको कितना होना चाहिए ताकि 35 बन जाए? तो 8 और 4 12, अब 12 और 10 होता है 22, तो इसको होना चाहिए 13। तो यानी कि इसका 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आना चाहिए। खत्म हो गया, लो भाई, ठीक है। सॉरी, ये 13 है ना, हमें एरिया कौन सा चाहिए था? हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ। अब मैं इसको यहां से ऐसे बना देता हूं, है ना। हमें एरिया चाहिए था यू क्यू आर ओ का। अब बताओ कि यू क्यू आर ओ का एरिया चाहिए, तो बताओ ये 13 है और ये 10 है, तो कुल मिलाकर बताओ 23 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अब जाके आंसर आए, ठीक है। तो देख लो कितना तिकड़म बाजी यहां पे लगाना पड़ रहा है, तब जाके हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन ये याद रखना कि जो भी क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, इनमें यही एरिया इक्वेट और यही सब चीजें करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। इससे के अलावा कुछ नहीं करना यार, और बहुत आराम से आंसर भी देगा ये, ठीक है। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखो इन सब चीजों को अच्छे से सीखने के लिए वीडियो को बार बार देखा करो, ठीक है। और एक बार नोट्स से बनाते हो तो अपनी भाषा में लिख लिया करो, ताकि लंबे समय तक चीजें याद रहें। चलो अब मैं अगले सवाल पे चलूंगा। तो ये रहा। तो ये क्या कह रहा है, जरा ये भी नजर डालते हैं, ठीक है। काफी बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। दिए गए चित्र में, इन द फिगर बिलो द रेक्टेंगल एट द कॉर्नर मेजर 10 इंटू 20। देख रहे हो कॉर्नर में यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा रेक्टेंगल, ठीक है। उसकी लंबाई चौड़ाई इसने बोल दिया कि 10 और 20 है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। फिर कह रहा है द कॉर्नर ए ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑल्सो a point on the circumference of the circle. What is the radius of the circle in centimeter? चलो कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको, बढ़िया से बनाऊंगा डायग्राम वगैरह, ठीक है। बढ़िया सा डायग्राम बना के आपको चीजों को सिखाऊंगा। ये आपके पास एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। एक सेकंड, ये थोड़ा सा ना, अच्छा रेक्टेंगल इधर है ना, थोड़ा सा ये स्क्वायर टाइप में, तभी ना सर्कल आएगा। छोटा बन गया है ये तो। ठीक है, ये कुछ रेक्टेंगल यहां बना हुआ है, ठीक। अब बच्चों देखो यहां पर इसने ए बिंदु बोला है, ठीक है। अब लंबाई चौड़ाई 20 और 10 की बोली है ना। तो इसको हम लोग 20 बोल देते हैं और इसको हम लोग 10 कह देते हैं, ठीक, क्लियर। एक सेकंड, चलो फिगर छोटा तो नहीं हो रहा ना यार, देख लेना। अब देखो कैसे करेंगे इसको भाई, ये हमारा सेंटर होगा सर्कल का, होगा, ठीक है। अगर मैं यहां से इसको ऐसे जोड़ूंगा तो ये रेडियस होगा और ये 90 डिग्री भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना।
यहां से अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा और ये भी रेडियस होगा, और जब 90 यहां भी बन रहा है, 90 यहां भी बन रहा है, और ये रेडियस और ये रेडियस, तो ये एक प्रकार से हमारा बन गया स्क्वायर। बना कि नहीं बना? और अगर ये हमारा पूरा स्क्वायर बना तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये अगर आर है तो यहां से यहां तक आर होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना? हाँ, ठीक है भाई। अगर मान लो मैं ये कहता हूं आप लोगों से कि देखो इसमें क्या कर सकते हैं, और मान लो कि मैंने आपसे ये कहा कि यहां से मैं एक लाइन ऐसे लेके चल रहा हूं, है ना, तो ये इतना 10 है, तो ये भी इतना क्या होना चाहिए, ये भी 10 होना चाहिए। बोलो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और यहां से मैं इस लाइन को ऐसे लेके आ रहा हूं, ठीक। अगर खुद सोचो कि ये पूरा का पूरा, सॉरी, ये पूरा का पूरा आर है और यहां से लेकर यहां तक 20 है, तो ये बताओ कि ये भी आपका कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। और ये अगर पूरा आर है तो बताओ ये कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आर माइनस 20। और इसी प्रकार से बताइए ये 10 है और ये पूरा का पूरा आर है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना होना चाहिए, ये आर माइनस 10 होना चाहिए, ठीक। अब आप सोचोगे सर इसका फायदा क्या होगा? देखते रहो, फायदा यार हर चीज फायदे के लिए नहीं, देखते रहो ध्यान से। अगर मैं यहां से इसको ऐसे जोड़ दूंगा तो बताओ ये रेडियस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब जरा बताओ ये r माइनस 10 है, तो ये भी जो भुजा होगी ये r माइनस 10 ही होगी, और ये भुजा कितनी r माइनस 20 होगी। तो बताओ ये वाला जो आप लोग को दिख रहा है ट्रेंगल, भाई 90 डिग्री तो वैसे भी बनना ही था क्योंकि सीधा सीधा चीजें आ रही हैं। तो बताइए कि ये और ये और ये, इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएं तो बताइए दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो हम ये कहेंगे कि आर, चलो काले से लिखते हैं, लाल से हो सकता है थोड़ा कम दिखे आपको। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस 10 का होल स्क्वायर और प्लस आर माइनस 20 का होल स्क्वायर। मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं, एकदम बिंदास होकर बढ़िया से चीजों को देखो और समझो, ठीक। तो अब मुद्दा ये फंसता है कि यहां पर अब सॉल्यूशन करना पड़ेगा, है ना। बेटा सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा चीजों को सोचा करो। ऑप्शन में वैल्यूज दे रखी हैं तुम्हें, है ना। बच्चों कभी भी याद रखना कि एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो वो भी कोशिश करता है कि हम यहां पर जो पाइथागोरस ट्रिपलेट दें तो हम ऐसा ही ट्रिपलेट दें जो मतलब एक्चुअल में पाइथागोरस ट्रिपलेट हो। तो जब तुम्हें ऑप्शन में 30, 40, 50 इस तरीके की चीजें दिख रही हैं, मान लीजिए कि अगर मैं इसको 50 मानता हूं, है ना, तो अगर मान लीजिए मैंने ये बोला तो भाई मैंने इसे 50 माना, आर का वैल्यू मैंने 50 माना। अगर आर का वैल्यू मैंने 50 माना तो 50 में 10 गया 40, 50 में 20 गया कितना 30। तो जरा बताओ कि क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करेगा, हाँ या ना? देख सकते हो कर रहा है भाई, 3, 4, 5 कर तो रहा है। तो इसका मतलब हमें कंफर्म होगा कि भाई आर का वैल्यू 50 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। खत्म हो गया सवाल, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल में फिर हम लोगों को इतने ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिर बाकी जो है नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के बीच फिर से आऊंगा और उसमें मैं आप लोगों को रोहम्बस के बारे में पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को स्क्वायर पढ़ाऊंगा और फिर ट्रेपीजियम पढ़ाऊंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, पसंद आया होगा। और किसी भी बच्चे को हमारा अगर बैच ज्वाइन करना हो, कंप्लीट बैच, तो एग्जामिन द लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और बैचेस को ज्वाइन करिए। और जो भी बच्चे आसपास आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी रिकमेंड करिए। आप लोग देख ही रहे हो हम लोग इतने सस्ती फीस में इतना बेहतर कंटेंट दे रहे हैं आप लोगों को मैथ्स और इंग्लिश का, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा रिकमेंड करना बनता है, ठीक है। तो चलिए फिर, ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।